साथियों नमस्कार। मनोविज्ञान एवं शिक्षण अभिक्षमता के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इस वीडियो में हैं, जो कि सीटेट, यूपीटेट, साइकोलॉजी, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएलएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है चिंतन प्रक्रियाओं से, आवेगशीलता से, अनैतिक वातावरण से, पर्याप्त मनोरंजन से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि पर्याप्त मनोरंजन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यह कथन है डेसल का, आलपोर्ट का, फ्रायड का और कोहलबर्ग का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी डेसल का। यह परिभाषा डेसल ने दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, योत्साह और युद्धप्रियता किस संवेग से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियां हैं? 1 भय से, 2 क्रोध से, 3 घृणा से और 4 आमोद से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्रोध से। इससे स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध प्रियता, यानी जब क्रोध होगा तभी व्यक्ति युद्ध करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की ... को समझना सबसे कठिन है। यानी इस अवस्था को, माता पिता के लिए कौन सी अवस्था होती है जो समझना बहुत कठिन है? ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था, माता पिता को समझने में बाल्यावस्था को काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वस्थ समायोजन निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं? यानी स्वस्थ समायोजन बनाने में निम्न में से कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कौशल सुधार, ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक असहभागिता, ऑप्शन नंबर 4 परिस्थिति का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक असहभागिता। यानी जब समाज में सहभागी नहीं करेगा तो समायोजन कैसे कर पाएगा? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिव्यक्ति वाले बच्चों के व्यवहार को कहते हैं आक्रामक, सुरक्षात्मक, पक्षघातात्मक और अस्वीकरण। तो मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो पक्षघातात्मक होते हैं, यानी अधोगामी होते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोहलबर्ग मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषाई विकास। तो कोहलबर्ग का जो योगदान है वो नैतिक विकास में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 नैतिक विकास सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय, ऑप्शन नंबर 2 उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता, ऑप्शन नंबर 3 उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत समायोजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्कृष्ट समायोजन, उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर 1 उसके निकट होते हैं, उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है। यानी जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको नियंत्रित कैसे किया जाए? ऑप्शन नंबर 1
नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को एक एक करके पृथक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2, अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए जो मिलते जुलते संवेगों के पूर्व शिकार हो चुके हों। अगला ऑप्शन है सदैव प्रसन्नदायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। अगला ऑप्शन है नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जीवन ही शिक्षा है, इस कथन का सही अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ऑप्शन नंबर 2, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति पढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर 3, जिसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा उसका जीना व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 है उसी का जीवन सार्थक है जो पढ़ा लिखा हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ये शिक्षा के जो व्यापक उद्देश्य में उसमें जो व्यक्ति की शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करेंगे? उचित माध्यमों का मूल्यांकन, प्रक्रिया की योजना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उचित माध्यमों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब प्रभावी संप्रेषण हो तो उचित माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपको छात्रों की ओर से सदैव ये शिकायत मिलती रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी बोलते हैं, इसका प्रमुख कारण हो सकता है उपलब्ध समय कम है, ऑप्शन नंबर 1 था ये। ऑप्शन नंबर 2 है आप में आत्मविश्वास की कमी है। ऑप्शन नंबर 3 है बालक आदी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आप किसी बात को बहुत जल्दी बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक है। यानी किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि बनाना है जिससे कि अधिगम आसान हो तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 1 है मानसिक व्यायाम, एकात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक द्वारा संदर्भित उपागम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य यदि हम निर्धारित कर लेंगे तो हमारा जो क्रिया है वो एक उत्तम अधिगम प्रविधि बन जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एक बालक निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, याद करके, सुनने के द्वारा, माता पिता द्वारा और स्वयं करके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। बालक यदि करके सीखेगा तो उसका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आप छात्रों को किसी नई पुस्तक का अधिगम कराने हेतु निम्न में से प्राथमिक रूप से क्या प्रयोग करेंगे? यानी नई पुस्तक का अधिगम कराना है। ऑप्शन नंबर 1 बालकों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, बालकों को नवीन उदाहरण देंगे, कक्ष में नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे और बालकों को सीखने के नियम बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, बालकों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि पूर्व ज्ञान से ही हम किसी नई चीज़ का शुरुआत कर सकते हैं, यानी बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में समाज तभी उन्नति कर सकता है जब
बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा यानी डेडेस है, इसका आपको आगे उत्तर देना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक से कम महत्व दिया जाए, दूसरा है कि समान महत्व दिया जाए, ऑप्शन नंबर 3 है से बिल्कुल महत्व ना दिया जाए, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बालक और बालिका को समान रूप से शिक्षा दी जाए, बालक बालिका में विभेद ना किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या है, यानी हमें बुनियादी शिक्षा का स्वरूप बताना है। आधारभूत शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, आनुषंगिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, उसका सार ही यही समझ में आ रहा, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, यानी कि बेसिक शिक्षा जो गांधी जी ने जिसकी बुनियाद रखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 बालकों में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण किस स्तर पर किया जाना आवश्यक है। बालक में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से यदि इस चीज़ को देखें तो हमें जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण किस स्तर पर करना है वो देख लें। ऑप्शन नंबर 1 है स्नातक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 2 है हाई स्कूल स्तर पर, ऑप्शन नंबर 3 है माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 4 है प्राथमिक स्तर पर। यानी बालकों में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से जो शिक्षण कार्य किया जाए वो प्राथमिक स्तर पर यदि अच्छा शिक्षण होगा तो बालक यानी आने वाले भविष्य में अच्छा निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 छोटे बालकों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, ऑप्शन नंबर 2 है उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, ऑप्शन नंबर 3 है उनको क्रियाशील रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 है उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। छोटे बच्चे हैं, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है, उनको क्रियाशील व सक्षम बनाना है, तो हम उन्हें क्रियाशील रखेंगे, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, यानी उनको क्रियाशील रखेंगे तभी बच्चे एक्टिव रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। यानी शिक्षक से त्रुटि हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, ऑप्शन नंबर 2 है वह उसे भुलाने का प्रयास करे, ऑप्शन नंबर 3 है त्रुटि करे और भूल जाए, ऑप्शन नंबर 4 है उसके प्रति अनजान बन जाए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 शिक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभावी महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 है बालक पाठ्य पुस्तक संबंध, बालक प्रधानाध्यापक संबंध, समाज परिवार संबंध और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक बालक संबंध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, यानी शिक्षक संबंध। शिक्षा योजना में शिक्षक और बालक का जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बालक शिक्षक को कितना समझ पा रहा है, जितना अच्छे से बालक शिक्षक को समझेगा शिक्षा उतनी ही प्रभावी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह निम्न में से किसका कथन है। यानी यह कथन बताना है प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थॉमसन का, ऑप्शन नंबर 2 है वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर 3 है गेट्स का, ऑप्शन नंबर 4 है रॉस का। यानी तो इसमें से जो परिभाषा दी गई है प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी थॉमसन का है। अगला प्रश्न है यदि शिक्षण के दौरान बालकों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं तो यह कहा जाएगा। पढ़ा नहीं गया, ऑप्शन नंबर 2 याद नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण नहीं हुआ,
ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा नहीं ली गई। यानी शिक्षण हुआ है, बच्चों को याद नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि शिक्षण ही नहीं हुआ है। यदि शिक्षण होता तो बालकों को कुछ याद रहता, इसलिए इसका जो आंसर है हो जाता ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। यदि बालकों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो शिक्षक के लिए क्या बेहतर होगा। यानी क्लास सम्मिलित है, कुछ प्रतिभाशाली हैं और कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक बालक समझ सके, शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली बालकों को अधिक नीरस न लगे। ऑप्शन नंबर 3 है मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। और ऑप्शन नंबर 4 है 2 एवं 3, यानी दोनों सही हैं। 2, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 क्या है, शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली बालकों को अधिक नीरस ना लगे। यदि शिक्षण स्तर हम कम कर देंगे तो प्रतिभाशाली बालकों को नीरस लगने लगेगा और मंदबुद्धि बालकों के लिए वो सही बैठेगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालकों के लिए नीरस लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 था मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध किया जाए, यानी कि इनको अधिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आज के छोटे बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इसका अर्थ है। कई भाषणों में हमने सुना भी होगा, ये बोला जाता है कि जो आज के छोटे बच्चे हैं ये कल के भविष्य हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों पर भार कम से कम रखना चाहिए। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाता है। यानी बच्चों का समुचित ध्यान देंगे तो बच्चे अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अर्जित प्रेरकों में से निम्न में से क्या विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर 2 है मद व्यसन। ऑप्शन नंबर 3 है आदत की व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। अर्जित प्रेरकों में से निम्न में से क्या विशेषता पाई जाती है। एक तो जन्मजात प्रेरक होते हैं और दूसरे अर्जित प्रेरक होते हैं। तो अर्जित प्रेरक में ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी इन चीज़ों की विशेषता है जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि ये सभी चीज़ें सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विषय में निम्न में से क्या सत्य है। जो अभी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है बालक को व्यावसायिक बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 है बालक के सामाजिकरण में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर 3 है बालक को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, यानी कि बालक को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। बालकों में बच्चों को रटने की आदत पाई जाती है। इस आदत के परिणाम स्वरूप, यानी रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि कुंठित होती है, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, क्योंकि बालक रट रट के याद करता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट संप्रदाय, मनोविश्लेषण संप्रदाय और सहचर्यवाद।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, यानी कि गेस्टाल्ट वाद, जिसमें कोहलर भी सम्मिलित हैं। इसका एक प्रश्न भी आगे आया था, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, गेस्टाल्ट समुदाय, जिन्होंने अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत विकसित किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।